नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आजकल दो खबरें बहुत चल रही हैं। एक तो जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसके विषय में भारतीय जनता दल ने एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हुए जो है कहा था कि जब सोवियत संघ विखंडित हुआ और ये तमाम 11-12 देश उससे निकले, उसी में यूक्रेन था, तो उसमें रूस ने कहा कि जो बच गया था सोवियत संघ का जो बड़ा हिस्सा रूस जो बच गया था, तो उन लोगों से कहा कि भाई, और उन लोगों ने एक सिस करके CIS कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके बनाया था और उसमें और उसका नेतृत्व खुद जो है वो रूस कर रहा था। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि ठीक है भाई, आपकी मर्जी नहीं थी, मैंने इसके सोवियत संघ की पद्धति को अपनाने के शासन को अपनाने की, तो ठीक है आप जो है स्वतंत्र हो जाइए, लेकिन नाटो के पास आप लोग मत जाइए। तो बाकी तो सब नहीं गए, जैसे कि वो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सब नहीं गए और काफ़ी सब नहीं गए, लेकिन उसमें से जो है वो इस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया ये सब भाग गए। पोलैंड भी पोलैंड जबकि वार्सा पैक्ट का वो हिस्सा था। और सबसे बड़ी गलती किया इस यूक्रेन ने। हालांकि यूक्रेन में पहले एक शासक था, तो आपस में इन सबों की मतबंदी थी, लेकिन बाद में जब से जेलेंस्की आया, ये पश्चिमी देशों की ओर झुक गया और बार बार वो जो है वो नाटो का सदस्य बनने के लिए। तो नाटो एक जो है वो सैनिक संगठन है, तो अमेरिका जिसका सरगना है और पश्चिमी देशों के साथ है, और उस संगठन का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि नाटो के सदस्य बन जाइए, तो उस देश पर यदि कोई भी दूसरा देश आक्रमण करता है तो पूरा नाटो के सदस्य जो है ये मानते हैं कि नाटो पर जो है आक्रमण है, और सब मिल करके उसका मुकाबला करते हैं। तो ये उस सैनिक संगठन का यानी मुख्य उद्देश्य है। तो ये करीब 14 साल से पुतिन जो है उस जेलेंस्की को समझा रहे थे कि भाई नाटो के पास मत जाओ। नाटो का यूक्रेन का नाटो में जाना मतलब है कि उस नाटो की सेनाएं और उसके हथियार, मिसाइल ठीक जो है रूस की वो सीमाओं पर आ जाएंगे और मॉस्को जो है उसकी जद में आ जाएगा। तो कोई भी अपने देश के और ये रूस भी एक सुपर पावर है, ऐसी बात नहीं है। और इस तरह से जो है उसके
और उसकी राजधानी जो है नाटो वालों की जद में आ जाए, तो यह किसी भी देश को स्वीकार नहीं होगा। जब नहीं माना तो फिर जो है ये उसको सिखा रहा है, सबक सिखा रहा है। उसमें अपना इस देश का मीडिया मैंने बताया था, इस देश का मीडिया हमेशा भारत के दुश्मनों के साथ मिलकर हमेशा इस देश के साथ गद्दारी करता है। तो और पश्चिमी जो मीडिया है, पूरे मीडिया जगत में उसका होल्ड है। जितनी भी न्यूज एजेंसी है सब जो है वो पश्चिमी मीडिया की हैं। तो झूठी खबरें जो रचता है, यानी जो पश्चिमी देशों की जो न्यूज एजेंसी है, जो झूठी खबरें बनाते हैं, उसी से उधार लेकर के ये अपने देश का मीडिया अपने देश में वही जो है कूड़ा करकट जो है वो हम भारतीय भाई बहनों के सिर पर डाल रहा है। तो और रूस की ये भल मनसाहत है, कम से कम कितना उसने जो है वो ह्यूमन कॉरिडोर दिया, लोगों को जाने के दिया, कम से कम 18-19 हज़ार तो भारतीय खुद आए। तो ये सारा पैसे जो है उसने खुद दिया है। तो बीच में वो रुकता गया हो। तो अब इसको यहाँ का जो मीडिया, जो भारत विरोधी मीडिया कह रहा कि इतने दिन हो गए वो कब्जा नहीं किया, इतने दिन हो गए कब्जा नहीं किया। तो इतनी थोड़ी अकल लगानी चाहिए कि जब तक यूक्रेन को जब तक यूक्रेन को वो मिलिटरीली यानी सैनिक रूप से पंग नहीं करेगा तो कैसे वो अरे इसकी वाहवाही तो भी तो सब दिखाते हैं यूक्रेन की। ये सब कैसे दिखाते हैं कि यूक्रेन तबाह हो रहा है, सारे जो है वो शहर जो है खंडर हो रहा है। एक और ये दिखाते हैं खंडर हो रहे हैं, कभी वो रिहायशी इलाकों में बम बरसाया जा रहा है, वहाँ का एक बच्चा रो रहा है, उसकी फोटो दिखाएंगे। और दूसरी ओर जो है यूक्रेन का कि हमने इतने रूस के इतने जहाज, इतने फाइटर, इतने सैनिक मार दिए, उसके क्या फायदा। जो यूक्रेन तबाह हो रहा है, जिस यूक्रेन को जेलेंस्की ने जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया, वो यदि वो सरेंडर कर जाता तो इतनी तबाही की बात ही नहीं थी। तो जो अपने देश को तबाह करवा रहा है, और झूठ मूठ का जो है वो एक सेठी बखारना। तो खैर, और दूसरे जहाँ तक रूस का सवाल है, पूरे विश्व में रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत का जरूरत के समय में और एक भरोसेमंद साथी रहा है। उसका एक इतिहास रहा है, लोग इसको जाने। आज उसी के खिलाफ जो है ये मीडिया जो है वो जो यानी पश्चिम मीडिया से पश्चिम मीडिया के न्यूज एजेंसी के द्वारा रचित छोटी जो है बातें लेकर के हमारे देश के ऊपर जो है वो उसका कूड़ा करकट वो डाल रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा दुख रहा है कि और जो मीडिया यहाँ का राहुल गांधी इसे गद्दार को जो है बराबर वो प्रमुखता देता है। बीजेपी वाले तो देते ही हैं, मीडिया भी देता है। ये दुख रहा है। ये विवेक रंजन अग्निहोत्री वो कश्मीर फाइल बना रहे हैं, इसके बाद इसके पहले वो ताशकंद फाइल बनाए थे। हमारा विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों से एक सवाल है, आप जो अत्याचार हुए हैं वो दिखाइए, बात ठीक है, लेकिन जब तक उसके मेन कल्प्रिट पर वो दिखाने के आपका नैतिक साहस नहीं है, तो इस तरह से ताशकंद फाइल बनाइए या कश्मीर फाइल बनाइए। और हमारे देश में तो इतने अत्याचार हुए हैं कि हजारों फाइल और हजारों जो है वो उस पर पिक्चर बन सकती हैं। और हमारे देश में ये दुर्भाग्य रहा है कि जब भी कोई बात होती है वो हिंदू मुस्लिम के नफरत में तुरंत जो है वो आग पकड़ लेती है। ये इसका एक दुर्भाग्य है। तो इसकी सावधानी आपने वो बरता नहीं। और खास करके मैंने कश्मीर में हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो उनके साथ व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, इससे कोई भी इनका नहीं हो, बल्कि पूरा देश जो है वो शर्मसार है, शर्मनाक घटना है।
लेकिन इसका मुख्य किरदार कौन है, कौन आरोपी कौन है, उसको आप आपने नहीं बताया। आप दिखाने का साहस तो करिए। क्यों आपकी आत्मा और आपका साहस जो है वो कहाँ चला गया? नेहरू है, नेहरू, वो गद्दार नेहरू। जब तक नेहरू को, जब उस गद्दार नेहरू को बेनकाब नहीं किया जाएगा तो निश्चित है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम या मुस्लिम वर्सेस हिंदू की आग जो है वो फैलेगी। उससे, उस आग से, उस नफरत की आग से इस देश को बचाना है अग्निहोत्री जी। और तमाम इस तरह के हमारे देश में जो है छोटी छोटी बातों पर, जिस देश को भारतीय एकता की सख्त आवश्यकता है और जिस भारतीय एकता की, हिंदू मुस्लिम की एकता, मतलब कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में जो एकता होनी चाहिए, वो एकता हमारी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड है। आज उसी को तोड़ने के लिए किसी न किसी बहाने जो है तमाम ये बातें चली जा रही हैं। तो जो कश्मीर फाइल की बात चल रही है, कश्मीर फाइल में जितना दिखाया गया उससे अधिक घिनौना अत्याचार हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर हुआ है। अब देखिए ना कि उसकी जड़ में है नेहरू। उस नेहरू को बचाने के लिए ये जेएनपीसी यानी क्या तर्क वो गढ़ रही है कि जिसमें हुआ 1990 में, उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उस सरकार को भाजपा जो है वो समर्थन दे रही थी। तो यही दोनों जिम्मेदार हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह और भाजपा, बीजेपी। अब बीजेपी में नैतिक साहस नहीं हो रहा है कि नहीं इसकी जड़ में नेहरू है। बीजेपी की तो इस देश के खिलाफ यही गद्दारी है ना कि वो कैसे भी अपने ऊपर सारा इल्जाम भी ले लेगी, सारा बदनाम भी हो जाएगी, लेकिन वो जो है नेहरू को बेनकाब नहीं होने देगी। यही सबसे बड़ी गद्दारी है, दुखड़ा इस देश का। और वही गलती कश्मीर फाइल्स में की गई है। आगे देखिए, हालांकि इस बात का जिक्र पिछले एपिसोड में किया गया है। ये मोदी महोदय जो हमारे आपके प्रधानमंत्री हैं, कितने शातिर हैं, क्या कर रहे हैं कि लोगों को सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। पहले मोदी जी ये बताएं कि कश्मीर फाइल्स पर जो कश्मीर फाइल्स नाम का जो फिल्म बनी है, उसने सच्चाई के साथ दिया है। अत्याचार की बात तो जो दिखाया गया वो सही है, बल्कि जितना दिखाया गया है उससे कई गुना अत्याचार हुआ है। उससे कई गुना अत्याचार हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को हुआ है। लेकिन जो असली सच्चाई दिखानी थी कि ये सिर्फ जो है गद्दार नेहरू के कारण जो है ये दुर्दशा जो है जम्मू कश्मीर की हुई और जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर ये अत्याचार हुए। तो जब उसी सच्चाई को छुपा दिया गया तो मोदी महोदय यह देश को बताएं कि यह देश जो है किस सच्चाई का साथ दे। तो ऐसे तो धोखेबाज है और ऊंचे मंच से बोलेंगे सबका साथ सबका विश्वास। ये हर वक्त देश के लोगों का विश्वास तोड़ते हैं, विश्वासघात करते हैं और कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास। जिस कश्मीर फाइल्स फिल्म की तारीफ कर रहे थे और तारीफ में कह रहे थे कि देश को या लोगों को सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, तो मोदी महोदय ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को बताइए कि सच्चाई इसमें क्या है। भारतीय जनता दल तो बिल्कुल ताल ठोक के कह रहा है, आपके सामने कह रहा है और कहता आ रहा है और देशवासियों को और अपने भारतीय भाई बहनों को भी समझा रहा है कि कश्मीर की इस हालत के लिए, इस दुर्दशा के लिए साथ में हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर इस तरह से घिनौना अत्याचार के लिए सिर्फ जिम्मेदार है गद्दार नेहरू। क्या कहना है आपका, बोलिए।
कम से कम इतनी सच्चाई आप बोल दीजिए कि नेहरू, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मुसलमान जो है वो जिम्मेदार है। हम तो बता रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार नेहरू है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल नहीं। हालांकि इतनी बेबाकी से न तो समाजवादी पार्टी वाले बोलेंगे, न तो टीएमसी वाले बोलेंगे, न तो आरजेडी वाले बोलेंगे, जो कि एक झूठी हमदर्दी हम जो है ये सब के सब हमारे इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के साथ जतला करके उनको झूठ और अफवाह का शिकार बना करके बरगला करके वोट तो लेते हैं उनसे, लेकिन जिन बातों से उनकी रक्षा की जानी चाहिए, और ये जो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ उनकी रक्षा के लिए नहीं, ये देश हित में है। देश हित में है कि असली जो कल्प्रिट है, असली अपराधी है, उसको बेनकाब किया जाए। देश का ये कर्तव्य है कि बिला वजह जो है हमारे उन तबकों के प्रति बिला वजह जो गलती नेहरू की है, जो गलती जेएनपीसी की है, जो गलती जो है मोहनदास करमचंद गांधी की है, उसके लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को निशाना बनाया जाए। लेकिन इसमें दुख एक और भी जुड़ा हुआ है, उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो पूरा बौद्धिक वर्ग है, और वो बौद्धिक वर्ग जो है माने उच्च या मूर्धन्य शिक्षण संस्थाओं में, जैसे जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अब इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व स्तर की है। उस्मानिया विश्वविद्यालय वो हैदराबाद वाली, नदवा विश्वविद्यालय, तो ये मूर्धन्य शिक्षण संस्थाओं में जितने भी लोग उसमें मैंने शिक्षा पा रहे हैं या शिक्षा दे रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति जो है इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कि भाई इसके जितनी दुर्दशा कश्मीर ले लीजिए, वो ले लीजिए, इसके लिए सिर्फ जिम्मेदार नेहरू है, और उसके साथ मोहनदास करमचंद गांधी और जेएनपीसी है। पूरा एक जो है क्या कहते हैं कि साइकोलॉजिकल स्टिफनेस पूरा काट मार गया, तो वहां भी है। लेकिन नहीं, भारतीय जनता दल ये अपना परम राष्ट्रीय कर्तव्य मानता है, और अपने भारतीय भाई बहनों को भी सिखा रहा है कि आपका राष्ट्रीय कर्तव्य है कि इन सारे जो अपराध हुए हैं उसके मुख्य आरोपी के प्रति जागरूक होइए, और विवेक अग्निहोत्री या विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों से भारतीय जनता दल ये दरख्वास्त करता है कि आप औरों पर भी फिल्म बनाइए, लेकिन उसका मुख्य आरोपी को बेनकाब करने का साथ साथ नैतिक साहस भी दिखाइए। आपने लाकर बस यही छोड़ दिया कि जो है वो हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों पर अत्याचार हुआ, ये तो मालूम है। जरूरत इस बात है कि कोई भी इस तरह से अपराध होता है, नरसंहार होता है, उसका जो मुख्य आरोपी है, वो मुख्य अपराधी है, उसके प्रति देश को जागरूक किया जाए, क्योंकि उसी को वोट मिल रहा है, वो सत्ता में बैठ रहा है। ये दुर्भाग्य है। जिस शख्स का खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ रिश्ता मिलता है, आज हमारे भारतीय भाई बहन, विशेष करके पंजाब के भारतीय भाई बहन, उसको इतने बड़े बहुमत से वो सत्ता सौंप रहे हैं। इस पर क्या विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोग कुछ फिल्म बनाएंगे? और फिल्म बनाने से भी क्या होगा? भारतीय जनता दल आज वो सारे सवाल जो कि इस देश को शर्मसार करते हैं, वो सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से पूछ अभी, क्योंकि साधन के माने वो सीमित साधनों का एक वो है स्थिति है, तो अभी सीमित साधनों में मतलब कि यूट्यूब के संदेश के माध्यम से
ये पूछ रहा है कि जो हमारी पंजाब की मिट्टी पूरे देश में जानी जाती थी कि देशभक्ति के लिए जो है वो सिरमौर है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और हमारे अमर शहीद उधम सिंह लोगों ने अपने प्राण दे करके जो है देशभक्ति की कुर्बानी और शहादत की और मुल्क परस्ती की ऊंची मिसालें कायम की हैं। आज वो तत्व जिनका खालिस्तानी आतंकवादियों से संबंध पाया जाता है और जिसका मुखिया केजरीवाल उसका समर्थन करता है, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाला केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हमारे पंजाब के जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं या हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन हैं, आज उसको इतने बहुमत से उसको सत्ता सौंप रहे हैं। कितने दुख और कितने कलंक की बात है, ये सोचना पड़ेगा और इस कलंक का जवाब पूरे देश को देना पड़ेगा। आज उसी कलंक को ढूंढने के लिए भाई कि ये किस मानसिकता का परिचायक है, उसको ढूंढने के लिए भारतीय जनता ताकत दल, जबकि साधन की कमी है, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि देश को विखंडित करने वाली ताकतें तो सत्ता पर काबिज हैं, वो साधन पर काबिज हैं, वो तंत्र पर काबिज हैं। ये मात्र जो है जो सोशल मीडिया यूट्यूब के कई संदेश के माध्यम से जितना बन पड़ रहा है वो कर रहा है। अच्छा, इस संबंध में एक और वो दरख्वास्त है जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ। ये जो जितने भी यूट्यूब पर इस तरह के जो संदेश दिए गए हैं, निवेदन किए गए हैं, लगभग उनकी संख्या 930 या 40 के आसपास होगी। ये सभी संदेश आप लोग देखिए। होता क्या है कि जो देखने में आता है कि जो व्यूज हैं, जो देखने वाला है, मुश्किल से 4-5 देखे जाते हैं। तो भारतीय एकता के विरोधी वो मजाक उड़ाते हैं कि भाई जब आपके विचार को कोई हालांकि ये भी पता चला कि उसको डाउनलोड करके और भी तरीकों से फेसबुक इत्यादि और मीडिया से पहुंचा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पर भी व्यूअरशिप जब जबकि तमाम कचरापंथी वाले जो यूट्यूब होते हैं उनकी व्यूअरशिप जो लाखों में जाती है, उन लाखों की अपेक्षा जो है इसकी व्यूअरशिप जो है वो 4-5-6-7 आती है। तो भारतीय एकता के दुश्मन इसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो उस स्थिति से इसको निकालिए और अधिक से अधिक लोग जो है अपनी जो है वो जो है व्यूअरशिप बढ़ाएं, इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इसको शेयर करके आगे बढ़ाएं और कमेंट लिखें। तब जो है भारतीय एकता के दुश्मनों का मुंह आप लोग जो है बंद कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है ये जो 930 या 935 या 940 जो ये भारतीय जनता दल के जो संदेश हैं यूट्यूब वाले, इनको बकायदे देखिए और प्रत्येक की इसमें जो है उसके व्यूअरशिप यानी देखने की संख्या जो है लाखों तक पहुंचाइए, करोड़ों तक पहुंचाइए। तब जो है भारतीय एकता के शत्रु जो है यानी उनकी बोलती बंद होगी। तो बात कही जा रही थी कि ये जो कश्मीर फाइल्स की फिल्म पर तो अत्याचार तो बहुत हुए हैं, अत्याचार की जानकारी तो होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि वो अत्याचार का अपराधी कौन है, और खासकर वो अपराधी जिसको कि हम लोग
उसको ठीक से पहचानने के अभाव में उसको वोट कर रहे हैं, उसको सत्ता में भेज रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। इसी दुर्भाग्य को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दल आज लगभग पौने तीन साल से लगा हुआ है, क्योंकि सारा कुछ अपने हाथ में है, फिर भी हम उस दुर्भाग्य को जो है वो बुला रहे हैं। ये किस देश में होगा कि भाई जिस राजनीतिक संगठन ने, जीएनपीसी ने हमारे देश को बंटवाया हो और उसको आजादी का नाम दिया हो, 25 से 30 लाख लोगों को मरवाया हो, 3 करोड़ से ऊपर घर उजाड़े हों, तब भी उसको इसी देश के लोगों ने और इसी देश की लोगों की मानसिकता ने उसको वोट देकर वो सत्ता में बिठाया है। ये कैसे बचेगा? कैसे ये डाइजेस्ट होगा? आज इन्हीं सब गुड़ सवालों को लेकर के भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय आवाम के बीच में उतरा, उनसे पूछने के लिए भी और समझाने के लिए भी। और उसका हथियार क्या है? भारतीय एकता। तो भारतीय एकता की बात जो है पूरे देश में लाने के लिए भी वो प्रयासरत है। इस भारतीय एकता का जो प्रयास भारतीय जनता दल कर रहा है, तो वो शक्तियां जो कि भारतीय समाज विरोधी हैं, भारतीय समाज में विखंडन, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर या सांप्रदायिकता के नाम पर और भाषावाद के नाम पर और भाषागत जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद, समूहवाद या कहीं जो है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद के नाम पर जो विखंडन हमारे समाज में पैदा करके, यानी हमारे भारतीय भाई बहनों से वोट छीनना और सत्ता हथियाने की जो साजिश लगातार कर रही हैं, वो ताकतें ये सोच रहे हैं कि यदि देश में एकता आ गई, भारतीय एकता आ गई, तो उनकी इस गतिविधि का या इस साजिश का जो कि विखंडन के आधार पर जो है हमारे भारतीय भाई बहनों से वोट छीन करके सत्ता हथियाने की जो साजिश है, या इस तरह की जो दुकान उनकी, मान लीजिए उनकी दुकान, उस दुकान का क्या होगा, उस दुकान के अस्तित्व का क्या होगा। तो तमाम चर्चाएं इसी पर चलें कि किस तरह से भारतीय जनता दल के भारतीय एकता के प्रयास को रोका जाए। ये खुद वो ताकतें ही बताएं कि इस देश में भारतीय एकता को कैसे आप रोकेंगे और क्या तोड़ आप निकालेंगे। भाई आप तो इस समाज को तोड़ ही रहे थे, समाज में विखंडन तो कर ही रहे थे। तो भारतीय समाज में भारतीय एकता की एक ही तोड़ जो कि आप अपना रहे थे, यानी इस समाज को तोड़ना, जो कि आप कर भी रहे थे। तो समझ जाइए कि और उनके शब्दों में और उन्हीं के शब्दों में कि भारतीय एकता का तोड़ एक ही हो सकता है, जो है इस समाज को तोड़ना। तो ठीक है, इसी की जंग चलेगी। भारतीय जनता दल जो है पूरे देश में भारतीय एकता वो एकता लाने का संघर्ष करेगा और वो समाज को तोड़ने की साजिश करेंगे। अब इस दोनों की जंग में हमारी आवाम को फैसला करना है कि उसे किसका साथ देना है। ये सभी जो ताकतें हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जीएनपीसी या कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे वाईएसआरसी हो, डीएमके और एआईएडीएमके हो,
और वो कुछ अच्छा विखंडन का राग ये भी अलापने लगा है। वो जो केसीआर का माने के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है टीआरएस, वो भी करने लगी है, अकाली भी करने लगे हैं। तो ये सब जो है इस देश को तोड़ने में भारतीय एकता के खिलाफ ये सब जो लंबंद हो गए हैं, वो गिरोहबंद हो गए हैं। इस तथ्य को पहचानने की आवश्यकता है। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही पूछना है। कहते हैं कि हम वो राष्ट्रवादी हैं, हमारे देश के लोग उससे पूछें कि तुम्हारा कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीय एकता के लिए वो स्थान नहीं है। पूछे उससे लोग, इस भारतीय जनता पार्टी से पूछें, जेपी नड्डा से पूछें, आदरणीय जो मोदी जी से पूछें कि आपके राष्ट्रवाद में आपका कैसा राष्ट्रवाद है जिसमें भारतीय एकता के लिए वो जगह नहीं हो। क्या जवाब बनेगा होगा? और अब जवाब और जवाब बनेगा भी क्या? जो शख्स मतलब मोदी महोदय गुजरात में 12 साल रहे मुख्यमंत्री, कभी भी उन्होंने अपने को भारतीय नहीं माना और आज भी भारतीय नहीं मानते हैं वो। और इतना ही नहीं, हमारे गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों को उन्होंने कभी भी भारतीय नहीं माना। ये उनका सबसे बड़ा ब्लंडर है। और इस पर हमारे सभी भारतीय भाई बहन सवाल करें उस पर। वो जब वो मुख्यमंत्री थे वहां के गुजरात के, हर वक्त बोला करते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है, बराबर बोलते थे। मैं तो नौकरी में था, वो इसी भारत में किसी स्थान पर बार-बार मैं देखता था कि ये मोदी महोदय जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बराबर बोला करते थे कि हमको सिर्फ जो है वो 5 करोड़ गुजरातियों को देखना है और उसी की चिंता है। इन महोदय ने कभी नहीं कहा कि हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है, कभी नहीं कहा, उनके जहन में ही नहीं। और आप लोग देखते होंगे जब भी ये भाषण करते हैं, बोलते हैं भाई बहनों, कभी नहीं कहते कि हमारे भारतीय भाई बहन। तो जिस शख्स में भारतीयता का माने, जिस शख्स में भारतीय भावों का इतनी बड़ी शून्यता हो, वो जो है राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। वो राष्ट्रवाद के बूते जो है ओट बटोर रहा है, कहता है कि वही राष्ट्रवादी है। इसका ये मोदी महोदय का राष्ट्रवाद या बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद खोखला ही नहीं बल्कि देश को धोखा देने वाला है। और डाउन द लाइन निचले तबके में मैंने छोटे भाइयों को सिखा रखा है कि ये बीजेपी जो है हिंदुत्व की रक्षा के लिए है, सनातन की रक्षा के लिए है, देश की रक्षा के लिए नहीं है। ये स्वीकार रखा। तो खैर इस विषय में तो भारतीय जनता पार्टी दल कई बार इन बेवकूफ़ों से जो कहते हैं कि हमको सिर्फ वो सनातन की रक्षा करना, हिंदुत्व की रक्षा करनी है, जो इस तरह का भ्रम फैला कर के हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में वोट उनसे छीनते हैं, बरगलाते हैं और वोट बटोरने का जो साजिश करते हैं, ऐसे बेवकूफ़ों से भारतीय जनता दल कई बार कह चुका है कि महोदय देश की रक्षा की चिंता करिए। देश जब वो सुरक्षित हो जाएगा तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। जो है वो हिंदू सनातन भी सुरक्षित हो जाएगा, हिंदुत्व भी सुरक्षित हो जाएगा, हमारा इस्लाम पंथ भी जो है सुरक्षित हो जाएगा, और हमारा ईसाई पंथ और सिख पंथ सभी कुछ जिसके लिए वो चिंता व्यक्त करते रहते हैं। लेकिन मुल्क को सबसे पहले सुरक्षित करिए। लेकिन उनकी जो गतिविधि बीजेपी वालों की है, मुल्क में ही अशांति पैदा करने की है। बात करते हैं कि वो हिंदू सनातन की रक्षा के लिए है। बहुत बड़ा धोखा।
अब कश्मीर फाइल्स को देखते हुए कुछ स्वार्थी तत्व दक्षिण भारत से कह रहे हैं कि अब हम जो है कुछ स्वार्थी तत्व जो है दक्षिण भारत से कह रहे हैं कि अब हम जो है ब्राह्मण फाइल बनाएंगे। अब दिखाएंगे कि 5,000 साल तक इन ब्राह्मणों ने लोगों के साथ क्या अत्याचार किया। देखिए, ऐसा है ना कि देश में नफरत फैला करके आग लगाने वालों की कमी नहीं है। इन्हीं की पहचान भारतीय वाम ताकत दल करवा रहा है कि इनसे सावधान रहिए। तो ब्राह्मण फाइल वो बना करके कोई और फाइल बना करके देश में नफरत फैलाई जाए, इसकी इजाजत भारतीय वाम ताकत दल के साथ साथ यह देश और देशवासी और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदापि नहीं देंगे। जो गलती ये विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है कि लाकर बस यही छोड़ दिया है कि अत्याचार उनके खिलाफ हुआ है, और जो है इसके मुख्य आरोपी, मुख्य अपराधी जो है, जो इसकी जड़ में है, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, उसको उजागर भी नहीं किया है और उसको छिपा रखा है। ये सबसे बड़ा अपराध है इनका। तो देश में तो इतने अत्याचार हुए हैं कि हर एक पर सैकड़ों जो है वो फाइल्स करके जो है वो बन सकती है। हमारा जो देश का विभाजन हो गया, इस पर भी फाइल बन सकती है। जो नेहरू ने गद्दारी किया तिब्बत के मामले में, उस पर भी फाइल बन सकती है। जो नेहरू ने गद्दारी करके जो है वो वहाँ हमारा लद्दाख का हिस्सा दे दिया अपने दुश्मन चीन को, इस पर भी फाइल्स करके जो है इस पर भी फाइल्स बन सकती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को सुरक्षा परिषद की परमानेंट सीट वीटो पावर वाली भारत को मिली थी, उसको भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वो दुश्मन चीन को दे दिया। इस पर भी फाइल वो बन सकती है। तिब्बत भारत का हिस्सा बनने के लिए उसने अपना शिष्टमंडल तक भेजा। उस पर जो गद्दारी किया इसे जवाहरलाल नेहरू ने, उस पर भी फाइल बन सकती है। हजारों फाइल बन सकती है। लेकिन फाइल चाहे एक बने चाहे 1000 बने, उसके आरोपी को, उसके मुख्य आरोपी को, उसको जो उसकी जड़ में है, उसको बेनकाब करना सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और वही राष्ट्रीय कर्तव्य जो है, और उसी राष्ट्रीय कर्तव्य से विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोग चूक गए। और उनके चूकने का नतीजा यह हुआ कि फिर स्वार्थी तत्व जो है इस कश्मीरी फाइल्स को लेकर के जो है वो नफरत, वो हिंदू बनाम मुस्लिम वाला मिल गया उनको। तो हर एक कोई जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, उसको इस बात की सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम कोई ऐसा काम न करें जो कि इन स्वार्थी तत्वों को हिंदू बनाम मुस्लिम करके नफरत जो है वो फैलाने का मौका मिले। अभी 4-5 साल पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। हमारे भारतीय भाई बहन सालों साल इसी आजाद भारत में कैंपों में, शिविरों में रहने को मजबूर हुए थे। तो वो भी एक अत्याचार की कहानी है। और किसके वक्त में हुआ? यही जो समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश महोदय। ये अखिलेश तो कह रहा था ना कि हम सिर्फ एक ही फाइल की बात करेंगे, वो लखीमपुर खीरी फाइल, ताकि वोट हमको और मिले। समाजवादी पार्टी जैसे वो अकेला नहीं है, तो तमाम हैं कि जो कि अपराध भी करेंगे और उस अपराध को घुमाएंगे किसी और। जो है मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश के अधीन हुआ और समाजवादी पार्टी के लोग उसमें पाए गए। और उसका अंजाम यह हुआ कि साल भर तक, 6 महीने तक हमारे भारतीय भाई बहन शिविरों में रहे। इस पर भी फाइल ये बनाएंगे अग्निहोत्री महोदय।
और फाइल बना करके क्या इसको समाजवादियों को और अखिलेश को जो है वो बेनकाब करेंगे। तो जब आपको ये करना ही नहीं है तो इस तरह की फाइलों का क्या फायदा। आज भारतीय जनता दल तो अपने इस मुल्क में उस मानसिकता से लड़ रहा है कि जो ये पूछ रहा है कि भाई ये पूछ रहा है कि जो पार्टी हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का नरसंहार करती है इसी आजाद भारत में, कौन सी मानसिकता जो है उसको सबसे अधिक एमपी बना करके उसको वो सरकार बनवाती है। कौन सी मानसिकता है जो कि यानी जिन हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का नरसंहार वो जो पार्टी करती है उसको वही हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन उसको वोट करते हैं, सत्ता में बिठाते हैं और पंजाब में सरकारें बनवाते हैं। लोकसभा का भी जब चुनाव होता है तब भी वो वहां से जो है एमपी बना कर भेजते हैं। तो उस मानसिक गुलामी से ये भारतीय जनता दल पूछ करके जो है अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों को जगाना चाहता है कि इस मानसिक गुलामी का शिकार मत बनिए। और क्या यह सोच करके यह देश हमारा शर्मसार नहीं होता है कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जिस पार्टी ने हत्या कराई और उसका नेता सिर्फ यह बोल के निकल गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अच्छा, इसी बीच में एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। यह सोनिया गांधी शायद लोकसभा में बोली, अब ये खबर मिली है, कहां तक सत्य पता नहीं, कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे सोनिया गांधी देश विरोधी और तुमको हिम्मत हो तो नाम तो लो। भारतीय जनता दल तो उस दिन का इंतजार कर रहा है कि ये गद्दार राहुल, गद्दार सोनिया जैसे देश के गद्दार जो है सामने तो आए। भारतीय जनता दल उस मौके का तलाश कर रहा है कि गद्दार जो है सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी को एक साथ जो है वो बेनकाब करेगा और उसी के साथ इस मोदी को भी नहीं छोड़ेगा। यही तो हैं इनकी रक्षा करने वाले। भारतीय जनता दल को उस दिन का इंतजार है। वो पर्दे के पीछे छुप करके ये मत बोलो कि कोई कुछ लोग यूट्यूब पर, अरे 12 लाख करोड़ तुमने लूटा है, साधन तुम्हारे पास है, पैसा तुम्हारे पास है। आज जो है वो ये भारतीय जनता दल उसी साधन की कमी के कारण जो है सिर्फ जो है यूट्यूब के माध्यम से ये संदेश भेज रहा है और अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है कि भाई कि संदेश को, इस निवेदन को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अब तुम जो है वो छुप करके बोले कि कुछ लोग जो है वो माने सोशल मीडिया पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सामने आओ ना। तो तभी तो हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम देखेगी। और बेनकाब करना बहुत जरूरी। तो इस तरह से छुप करके यानी नाम न लेना, अरे इस देश के साथ हमारी आम भारतीय अवाम के साथ क्या क्या अत्याचार हुए हैं उससे मैं जो है बहुत व्यथित हूँ। और ये व्यथा मेरी तब बढ़ जाती है कि यही हमारी भारतीय अवाम जिससे ये दुख पाती है, जो इनको सताते हैं उन्हीं को वोट करती है। तो ये व्यथा जो है भारतीय जनता दल के मन में बहुत ज्यादा है। उसने तो शुरुआत किया है कि भाई कि जो नेहरू जो है इस देश को बांटा सत्ता हथियाने के चक्कर में, और इन सबों ने इल्जाम मर दिया जो है वो जिन्ना साहब के मत थे। ये सबसे बड़ा वो अपराध है।
और वो ये मंडली, जेएनपीसी मंडली जो है, सिर्फ जिन्हें साहब के ही मते नहीं, जिसको मन में आया, कभी जो है सावरकर के ऊपर मर दिया, कभी विश्व हिंदू परिषद के ऊपर मर दिया, कभी आरएसएस के ऊपर मर दिया, कभी जो है वो मुस्लिम लीग के ऊपर मर दिया, ताकि थोड़ा थोड़ा बांट दे। ये कौन? जो कि सत्ता हथियाने के हवाबाश में देश बांटे हैं सर। ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। और फिर भी और ये भी सवाल उठा कि जिसमें तांडव कर रहे हैं, तो ये बाकी लोग जो है वो राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, पटेल, मौलाना आजाद और लोग भी थे, लोग क्या कर रहे थे? इतनी तो मानसिक गुलामी नहीं थी कि ये देश विरोधी तांडव करता रहा और ये लोग नतमस्तक होते रहे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उस गांधी उस गांधी के आगे झुकने की क्या जरूरत है? सरदार पटेल कोई ले लीजिए, उन्होंने 5 से 62 रियासतों को मिलाया, बहुत बड़ा था योगदान। उनके समान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है गुजरात में, वो भी सही है। लेकिन उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के आगे जो झुक गए, उसके साजिश के आगे झुक गए। कौन सी साजिश? जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री वो बनवा रहा था। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जो है, गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सरदार पटेल को दबा करके जो उसको प्रधानमंत्री वो बनवा रहा था या बना रहा था, उस साजिश के आगे सरदार पटेल जो है क्यों झुक गए? और यदि झुक गए तो कैसे तो किस तरह के वो आयरन मैन? ऐसे आयरन मैन की जरूरत नहीं है जो कि उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के उस साजिश के आगे झुक जाए। और देश को इतनी बड़ी अभिशाप, यदि सरदार पटेल होते प्रधानमंत्री जो है, तो देश का नक्शा क्या होता? और यही नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि सरदार पटेल भी होते तब भी जो है जिन्ना साहब जो है उसका उनका विरोध नहीं करते। वो तो बोल चुके हैं कि सरदार पटेल बने या ये हमारे सुभाष चंद्र बोस बने, उनके लिए नहीं विरोध था। ये जो निकम्मा था ये जवाहरलाल नेहरू, इसके खिलाफ विरोध था। तो मैंने सुभाष चंद्र बोस, हमारे सुभाष चंद्र बोस ये प्रधानमंत्री बनते या सरदार पटेल बनते तो हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन इसने इतनी गद्दारियां की, मतलब कि यानी वो तिब्बत हवाले कर दिया दुश्मन चीन को, अपने देश की खुद जमीन अक्साई चीन दे दिया दुश्मन चीन को। अब बोल क्या रहा है कि वो जमीन गई तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, वहां तो घास भी नहीं उगती। और आज बिल्कुल आ रहा है कि भाई वहां पर जो है लिथियम जो कि मोबाइल बैटरी बनाने के काम आता है, अरबों जो हमारा जो है वो विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज कमा सकता है। तो आज इन जो है इन गद्दार जेएनपीसी वालों से, उनके चमचों से पूछा जाना चाहिए कि जो वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू बोला था ना कि वहां तो मैंने जो अक्साई चीन इसने गद्दारी के चलते चीन को सौंप दिया था वो 42,000 वर्ग मील, और बोला था कि उसमें तो घास भी नहीं उगती। आज वहां पर जो है लिथियम का भंडार मिला है, विदेशी मुद्रा कमाने वाले, इसलिए कि लिथियम जो है मोबाइल की बैटरी बनाने के काम आता है। तो इन गद्दार जेएनपीसी वालों के चमचों से और खास करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जो गद्दार हैं इस देश के, हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम इनसे पूछे इन वामपंथियों ने कितना नरसंहार मचाया है अपने देश में।
38 साल तक जब इनका शासन रहा पश्चिम बंगाल में, 50,000 जो है राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और 10,000 राजनीतिक हत्याएं जो है वो जो है केरल में हुई हैं। तो इस पर भी ये फाइल बनाएंगे, इस पर भी विवेक रंजन अग्निहोत्री बनाएंगे फाइल। तो टुकड़ों टुकड़ों में करने से कोई फायदा नहीं। भारतीय ताकत दल तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों में यही जगाने में लगा हुआ है कि सबसे पहले तो अपना वजूद, सही वजूद को पहचाने कि हम भारतीय हैं। ये एहसास हो गया, बाकी सभी समस्याओं का समाधान जो है वो होना मुमकिन हो जाएगा। आज माने सभी लोग अपने को भारतीय समझें, इसके भी खिलाफ अब ये जो इसमें सबसे बड़े कल्प्रिट, सबसे बड़े अपराधी कौन है? बीजेपी वाले। वो कहते हैं नहीं अपने भारतीय मत मानिए, हिंदू मानिए। तो इन्हीं का जो जोड़ीदार है सिखा रहे हैं नहीं अपने को भारतीय मत मानिए, मुसलमान मानिए। और फिर दौड़ चल रहा है कि गर्व से हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, चोटी वाले ब्राह्मण हैं। चल पड़ा। आज सारी बातों को खारिज करके जो भी हमारे 135 से 140 करोड़ भारतीय भाई बहन हैं, अपने को सिर्फ भारतीय माने और भारतीयता के माहौल पर भारतीयता आधारित ही आपस में प्रेम, इखलाक, मोहब्बत, श्रद्धा, स्नेह, भाईचारा और एकता, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सद्भाव, सब कुछ भारतीयता का है। ये होने की आवश्यकता है। तो भारतीय ताकत दल इसके लिए प्रयास कर रहा है। और ये बरसाती मेढक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ 2014 के पहले इसका अता पता नहीं था। 2014 के पहले जयपुर डायलॉग वालों का अता पता नहीं था, लेकिन देश में नफरत फैलाने के लिए और ये तो सरेआम बोलता है, ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है सरेआम बोलता है कि भाईचारा क्या होता है। इस देश को भारतीयता आधारित भाईचारे की जितनी सख्त आवश्यकता है, और खुशी की बात ये है कि हमारे देश के लोग कोने कोने से अब इस बात को महसूस करना शुरू कर दें कि नहीं भाई, भारतीयता आधारित भाईचारा की सख्त आवश्यकता है। फोन आते हैं हमारे भारतीय ताकत दल के जो पदाधिकारी हैं, उनके पास फोन आते हैं, वो देखते हैं कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, और जो हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है वहां से भी आते हैं कि भारतीय एकता की सख्त आवश्यकता है इस देश को। और जाहिर सी बात है, ऐसे दौर में ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे गद्दार जो है वो भाईचारा का ही वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। और एक चलन और है, ये जितने भी वो मैंने स्वयंभू होते हैं ना, अपने आप बन जाते हैं। स्वयंभू जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था के रक्षक जो है गद्दार इस देश का गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, तो वो स्वयंभू जो है एक सबसे बड़े जो घिनौना काम करते हैं कि जो हमारे संबोधन है, हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ संबोधन है अपने माता पिता को करने का, अपने जो उनके भाई लोग हैं और जो माता पिता हैं और चाचा लोग हैं, तो उसमें एक जान शब्द लगाते हैं, मम्मी जान, पापा जान या चचा जान, जो भी कहते रहते। और ये सम्मानजनक संबोधन है इस देश के लिए, लेकिन ये उसको इशारा करते हैं कि वो ये जो है अपमानजनक शब्द है। यही गलती जो है ये गद्दार
पुष्पेंद्र यही गद्दार जो है पुष्पेंद्र कुलशेखर भी करता है, और जो योगी महोदय भी किसी को बस मैंने वो अब्बा जान फलाने जान, तो योगी महोदय जान लीजिए कि अब्बा जान जो है हमारे इसी भारतीय समाज का एक सम्मानजनक संबोधन है। उसको अपमानित करने का दुस्साहस आप मत करिए। और यदि आप अपमानित करेंगे तो कैसा आपका भाषण आपके योगी महोदय का कि सबका साथ सबका विश्वास, आप सारी गतिविधि वो कर रहे हैं कि जिससे लोगों का विश्वास नष्ट हो, और बात करेंगे कि सबका साथ सबका विश्वास। तो सबसे पहले जो है कि जो हमारे जितने भी संबोधन हैं हमारे इस्लाम आस्था, और इस्लाम आस्था ही नहीं बल्कि दूसरी आस्थाओं का जो तबका है हमारे भारतीय समाज का, उसमें भी जो आपसी संबोधन है वो भी सम्माननीय है हमारे इसी देश में और हमारे इसी भारतीय समाज में। तो ये जो है पुष्पेंद्र जो गद्दार, इस देश का गद्दार जो है ये पुष्पेंद्र कुलशेखर कहता है कि भाईचारा क्या होता है, वो भाईजान बन गए और हम चारा बन गए। और ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जो है नेहरू को कभी गद्दार नहीं कहता है, इंदिरा को कभी गद्दार नहीं करता, राजीव को कभी गद्दार नहीं करता है। इनका एक ग्रुप है, वो क्या करते हैं, सारा जो है दोष जो है सोनिया गांधी पर मर करके ये सबको बचाते हैं। ये एक जो है वो अलग तरह की इनकी साजिश है। वो ऐसे शुरू करते हैं कि जब से ये फॉरेन लेडी आई है तब से जो है वो सास की हत्या, और जो है वो जो संजय गांधी की हत्या, और इतने नहीं जो राजेश पायलट है उसकी हत्या, माधवराव सिंधिया की हत्या, जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके पिता की हत्या, तमाम हत्याओं का इनडायरेक्टली ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो सोनिया गांधी है। और सोनिया गांधी को दिखा करके ये ग्रुप जो है सारे गद्दारों को बचाने की एक साजिश चल रही है, क्योंकि नेहरू इस देश के लिए कितना खतरनाक गद्दार था, इंदिरा गांधी इस देश के लिए कितनी खतरनाक गद्दार थी, राजीव गांधी जो है वो कितना खतरनाक था। उनके इस चरित्र को, इस फितरत को, इस खतरनाक चेहरे को ये सब वो ढकते रहते हैं। इतना ही नहीं, मोरारजी देसाई ऐसा देशभक्त, और जिसने कि वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस मुद्दे को, जिस मुद्दे से हमारे आम भारतीय भाई बहन, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन सबसे अधिक प्रभावित है, सबसे अधिक दुखी रहते हैं, तरस रहते हैं, महंगाई। ये पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग बताएं, बीजेपी जैसे लोग बताएं, अब बीजेपी के लिए तो विशेष रूप से ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बीजेपी के दो शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के अधीन ये मंत्री थे। तो इनको भी न तो इनको याद करते हैं और न तो इनको महत्व देते हैं। बीजेपी वाले बराबर वो माला जपते रहते हैं, नेहरू का गद्दार इंदिरा का, गद्दार राजीव का। लेकिन जिस देशभक्त जो है और शासन प्रशासन में बहुत ही सख्त है वो, तो मोरारजी देसाई के अधीन जिस राष्ट्रभक्त और कुशल प्रशासक हमारे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अधीन, यानी ये दोनों बीजेपी के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, और जो है मोरारजी देसाई के विषय में और बातें ये बताई जाए तो उसके लिए 2-3 लंबे जो है वो एपिसोड की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मुख्य रूप से
वो विषय, वो मुद्दा, वो जो है, जो कि हमारे आम भारतीय भाई बहनों और हमारे गरीब भारतीय भाई बहनों और हमारे मजलूम भारतीय भाई बहनों को सबसे अधिक प्रभावित और सबसे अधिक दुखी करता है। कौन? महंगाई। कितने लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है, ये भी सत्य है कि कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आया था या किसी प्रधानमंत्री के समय में ऐसा भी समय आया था जिसने इसे जो महंगाई जो डायन है, उसको डायन बोलते हैं, महंगाई डायन को काबू ही नहीं किया, उसको नीचे लाया। बहुत कम लोगों को मालूम। लेकिन मोरारजी जी देसाई ने महंगाई को काबू ही नहीं किया, उसको नीचे लाए। ये अभिलेख में दर्ज है, प्रमाणित है। अब उसके विषय में यदि हम कहना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन करेंगे बाद में। तो महंगाई हुआ, बताइए। दूसरा है ये शराब का सेवन। तो जो संभ्रांत लोग हैं वो चाहे कितनी भी महंगी शराब हो, उसको वो एफोर्ड कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, और अब तमाम पार्टियों में वो पीते भी रहते हैं। लेकिन उसका जो सबसे अधिक शिकार होता है हमारा आम भारतीय भाई बहन और गरीब भारतीय भाई बहन और मजलूम भारतीय भाई बहन और उनका परिवार। इसलिए कि मियाँ जी क्या करते हैं कि जो भी छोटी मोटी कमाई होती है, उस कमाई को इसी शराब में फूंक करके वो नशे में आते हैं और उस परिवार में अपनी पत्नी को, बच्चों को के साथ जो है वो मारपीट करते हैं। तो परिवार जो है यानी जो गरीब परिवार है, इससे बहुत त्रस्त रहता है। तो हमारे जो हमारा गरीब जो हमारे गरीब भारतीय भाई बहन है, हम हमारे मजलूम भारतीय भाई बहन है और आम भारतीय भाई बहन है और उनका परिवार इस शराब के सेवन से सबसे अधिक दुखी है। इस दर्द को सबसे पहले यदि किसी ने महसूस किया तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने महसूस किया। और अपने पूरे 27 महीने के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी एंड प्रोहिबिशन, नशाबंदी से कहा जाता, वो लागू किया। लेकिन ये तथ्य जो है कहां सबको मालूम है। जितनी भी अच्छाइयां हैं, ये सब जो है देश के दुश्मन जीएनपीसी और बीजेपी वाले जो है वो दबा के बैठे हैं। तो कम से कम ये देश वो जानता तो सही कि मोरारजी देसाई ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी आया था जिसने शराबबंदी को, नशाबंदी को पूरे देश में 27 महीने तक उसने लागू किया। हालांकि लागू करने में भी बड़ी दिक्कतें, तमाम प्रदेश लगे विरोध करने, सब हमारा राजस्व की हानि, राजस्व बस उनका एक ही तरह था कि हमको कभी वो राजस्व मिलता। तो जरा कल्पना करिए कि एक थे वो प्रधानमंत्री जो कि पूरे देश में लागू कर रहे थे, और दूसरा एक गद्दार जो है ये केजरीवाल, जो कि घर घर जो है वो शराब की दुकानें, शराब के ठेके खुलवाता है। लेकिन अफसोस कि हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन इसको सत्ता देते हैं, वो भी प्रचंड बहुमत से। ये कलंक है, इस कलंक को मिटाना है। और इसी गद्दार केजरीवाल को दोबारा हमारे जो है पंजाब के भारतीय भाई बहन फिर कलंकित किया है। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की बात हो रही थी, दो काम, और जो ये देश में अलगाववाद, आतंकवाद की जो समस्या थी, उनके क्या विचार हैं, उन विचारों को हमारे पूरे देश के लोगों को और जो प्रधानमंत्री के रूप में जो बैठे हैं ये मोदी महोदय, उनको इनसे सीख लेनी चाहिए, उनको अपनाना चाहिए। उन्होंने एक बार बोला था, शिलांग में बोला था
हालांकि वो शिलांग भी बोले थे, लेकिन उनके बोलने का जो मतलब है मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि शिलांग के लिए बोला था कि द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया, द लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज द लैंड ऑफ इंडिया एंड इन इट ओनली इंडियंस कैन रिजाइड, देयरफॉर दोज एलिमेंट्स who have any less and least faith in the Indian soil, in the Indian people, as well as in the Indian Constitution, shall have to leave this country immediately. उनका नहीं मतलब था, हालांकि वो पूर्वोत्तर के संदर्भ में वो शिलांग में बोल रहे थे कि भाई ये जो जमीन है वो भारत की जमीन है, और इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए उन तत्वों का जिनका तनिक भी यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो तुरंत इस देश को छोड़ दें। आज मोदी महोदय या कोई भी देश का प्रधानमंत्री ये कहता, जम्मू कश्मीर के लिए भी कहता, या जो नक्सली यहाँ पर हैं कुछ क्षेत्रों कुछ तबकों में हमारे देश के, या कोई भी है, बस यही कहता है कि भाई ये देश भारत है और इसमें भारतीय लोग ही रहेंगे। इसलिए वो तत्व जिनका यहाँ के लोगों में, यहाँ की मिट्टी में और यहाँ के संविधान में तनिक भी कम विश्वास है, वो सभी इस देश को छोड़ दें तुरंत। आपके कश्मीर में जो आतंकवाद का, कश्मीर में जो अलगाववाद है, कश्मीर में जो पाकिस्तान परस्त की समस्या तुरंत समाप्त। लेकिन इतनी यानी मन में सफाई हो तब ना, आपका इरादा साफ हो तब ना, मन में इतना जो है राष्ट्र के प्रति जो है मैंने जो क्या कहते हैं कि समर्पण, वो साफ हो तब ना। जेएनपीसी तो उन्हीं अलगाववादियों को, उन्हीं आतंकवादियों को दामाद की तरफ बुलाती थी और उनको सामने मेज पर, टेबल पर जो है वो बात करने के लिए। बताइए इस मानसिकता से वो आतंकवाद जाएगा। तो वो थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उनके विषय में और भी बताएंगे। और वो आजाद भारत के पहले, आजाद भारत के एकमात्र, पहले नहीं बल्कि एकमात्र जो है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सर्वसम्मति से राष्ट्रपति को भी और उपराष्ट्रपति को भी सर्वसम्मति से वो चुनवाया, एकमात्र। और उपराष्ट्रपति जो जिनको बनाया वो थे हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। और हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब वही न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कैपेसिटी में उस पर फैसला दिया था कि जो इंदिरा गांधी छल से परिवर्तन समाप्त करने के लिए जो विधेयक राज्यसभा में एक मत से गिर गया था, उसको छल से या धोखे से राष्ट्रपति वीवी गिरी, जिसको कि इसने अंतरात्मा की आवाज देकर के बनवाया था और अपने कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को हरवाया था। तो उसी अपने जो है वीवी गिरी से दस्तखत करवाया प्रियपर्स को समाप्त करने वाला विधेयक। और वही विधेयक वही ये जो मैंने इसकी जो गतिविधि थी संसद की, वही उसी के खिलाफ जो है वो चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति खुद तलब हुए थे वहां पर और बयान भी दिया था। राष्ट्रपति के तलब होने के बावजूद भी हमारे उस बेंच के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने जो फैसला दिया था वो बहुत ही मार्वलस और ऐतिहासिक था। उन्होंने ये कहा था कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है। भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे वो नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति
वो संविधान से बधा हुआ है। क्या तमाचा मारा इन्होंने वो राष्ट्रपति के मुंह पर, और इंदिरा गांधी के मुंह पर वो क्या लिख था। तो वही हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को आदरणीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वसम्मत से इस देश का उपराष्ट्रपति बनवाया। तो ये महानता है। उसको ये गद्दार, ये पुष्पेंद्र कुलशेखर उनको गद्दार बोलता है। मेरा मन तो कहता है कि सामने आए तो मैं उसको चीट के रख दूं। सामने आए पुष्पेंद्र कुलशेखर तो इस बात पर कि इतने महान, इतने राष्ट्रवादी, इतनी प्रतिभा के धनी, इतने कुशल प्रशासक को ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर उनको गद्दार बोलता है। खैर कोई बात नहीं है। हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है वो भारतीयता की जागरूकता लाएं, और इस जितने भी यानी 930 या 935 है, अधिक से अधिक इसकी व्यूअरशिप शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। बेल आइकन भी लोग कहते रहते हैं, वो भी दबाइए, और अधिक से अधिक जो है इसको देखिए और दिखवाइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।